गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 फिल्म श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, अपने जो शिक्षण विषय है जीव विज्ञान, उसका अध्ययन कर रहे थे। साइंस के बच्चों के लिए जीव विज्ञान शिक्षण विषय जो है बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों के लिए समान रूप से जो है इसका सिलेबस है। इसलिए जो वीडियो अपने चल रही है जीव विज्ञान शिक्षण विषय की, वो दोनों क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो जीव विज्ञान शिक्षण के अंदर आज जो अपना टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी करिकुलम फॉर्मेशन। ठीक है, जीव विज्ञान का जो करिकुलम होता है उसको बनाने के सिद्धांत, या जीव विज्ञान का जो करिकुलम है उसको निर्माण करने के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, इनके बारे में अपने आज अध्ययन करना है। तो इसके सिद्धांत से पहले आपको मैं बता दूं कि अपने करिकुलम के बारे में मैंने पढ़ लिया अच्छे से कि इसको पाठ्यचर्या कहते हैं और एक पाठ्यक्रम था जिसको अपने सिलेबस कहते हैं। दोनों में अंतर भी मैंने आपको बता दिया था। तो अब है कि अगर किसी भी विषय का जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, उसको जब तैयार किया जाता है तो तैयार करने के लिए आपको पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या होती है जो, इसको विषय विशेषज्ञ जो होते हैं विषय के, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। जो बोर्ड होता है या कोई विषय विशेषज्ञ की कमेटी बनाई जाती है, वो उस विषय का जो है पाठ्यचर्या को तैयार करते हैं। तो किसी भी विषय की जो पाठ्यचर्या है उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे जो बिंदु हैं, तथ्य हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसी कड़ी में कुछ सिद्धांत हैं जिनका जो है किसी भी विषय का, जीव विज्ञान ही नहीं किसी भी विषय का अपने को करिकुलम तैयार करना है तो उसमें ये सिद्धांत जो है लागू होते हैं, या कह सकते हैं ये सिद्धांत जो है इनको अप्लाई किया जाता है। तो अपने सिद्धांत हैं, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे आज। तो पहला है अपने पास बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तो बाल केंद्रिता का सिद्धांत का मतलब है कि जब अपने को जीव विज्ञान विषय का करिकुलम तैयार करना है, इसकी पाठ्यचर्या बनानी है, तो उसमें बाल केंद्रिता का सिद्धांत जो है इसको अपनाना है। अब बाल केंद्रिता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जो अपने करिकुलम बनाएंगे, पाठ्यचर्या तैयार करेंगे, उसको बच्चों पे जो है ना केंद्रित होना चाहिए। बच्चों पे केंद्रित मतलब, बाल केंद्रित मतलब कि जो विषय वस्तु पाठ्यचर्या के अंदर रखी जाएगी उस विषय वस्तु का बच्चों के जीवन से सीधा संबंध होना चाहिए। मतलब बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित जो तथ्य हैं, जो जानकारियां हैं, या बच्चों को दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं या दैनिक जीवन में जिस ज्ञान का उनको उपयोग करना पड़ता है, उन तथ्यों को, उन जानकारियों को, या दैनिक जीवन में उनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ऐसी जो विषय वस्तु है उसको पाठ्यचर्या के अंदर, जीव विज्ञान की पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बाल केंद्रित होनी चाहिए पाठ्यचर्या, मतलब बच्चे से संबंधित जो है ज्ञान उसके अंदर समावेश उसका करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान विषय के अंदर डालना चाहिए जो बच्चे के दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता हो, उसके काम आता हो। तो ये पहली विषय है, पाठ्यचर्या जो है किसी भी विषय को बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित होगी तो फिर वो बच्चों के ज्ञान जो है वो काम नहीं आ पाएगा अच्छे से। दूसरा है इसमें जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो जो पाठ्यचर्या अपने तैयार करेंगे, करिकुलम बनाएंगे, उसके अंदर जो विषय वस्तु रखी जाएगी वो जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत का मतलब है कि जो जीवन के अंदर काम आने वाली विषय वस्तु है, ऐसी विषय वस्तु रखनी चाहिए जो बच्चे के जीवन में काम आए। क्योंकि बच्चा जो है दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे क्रियाएं करता है, बहुत सारे ज्ञान का उपयोग करता है, तो वो ज्ञान का उसके अंदर समावेश होना चाहिए। और बच्चे के जीवन में आगे जो आने वाली समस्याएं हैं उनका भी
ज्ञान पाठ्यचर्या करवाती हो, ऐसे ज्ञान का उसके अंदर अपने को समावेश करना चाहिए। ठीक है, तो जीवन से संबंधित का मतलब यहाँ पे ये है कि जीवन जो है बच्चे का अब जो वर्तमान में चल रहा है या भविष्य के अंदर है, तो उसके अंदर उसको अपने भविष्य के जीवन का भी ज्ञान करवाती हो। पाठ्यचर्या के अंदर ऐसे विषय वस्तु रख सकते हैं, या वर्तमान में जो उसका जीवन है उसके अंदर जो है उसको किन किन चीज़ों की जरूरत है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो उनका ज्ञान करवाने वाली पाठ्यचर्या होनी चाहिए। उसके अंदर ऐसी विषय वस्तु का समावेश किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा अपने पास आता है अगरदर्शिता का सिद्धांत। अगरदर्शिता को फॉरवर्ड भी कह सकते हैं हमने। ठीक है, अगरदर्शिता के सिद्धांत का मतलब है कि जो करिकुलम तैयार किया गया है, पाठ्यचर्या बनाई गई है, उसमें जो विषय वस्तु रखी गई है, ठीक है, वो विषय वस्तु जो है वो बच्चे को उसके भविष्य की ओर, ठीक है ना, आगे बढ़ने में मदद करती हो। ठीक है, अगरदर्शिता का मतलब भविष्य के अंदर बच्चे को कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, वो उनका सामना किस प्रकार कर सकता है, ठीक है, या भविष्य में उसको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें जो है वो अगरदर्शिता कहलाती है। अगरदर्शिता का सिद्धांत का मतलब यही है कि भविष्य के अंदर बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करता हो। कहने का मतलब करिकुलम जो है उसमें जो विषय वस्तु बच्चे को पढ़ाई जाएगी वो विषय वस्तु इस प्रकार की हो कि बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करे। ठीक है, भविष्य के लिए तैयार करे मतलब भविष्य में आने वाली समस्याएं और भविष्य में उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, भविष्य में उसके लिए कौन सा ज्ञान अच्छा रहेगा, कौन सा ज्ञान उसको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ये वाली जो बातें हैं वो अगरदर्शिता के अंदर आती हैं। तो जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, उसके अंदर अगरदर्शिता से संबंधित ज्ञान का समावेश होना चाहिए, तो बच्चे को वो आगे जो बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बाद है अपने पास लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब है कि जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, उसकी विषय वस्तु में लचीलापन होना चाहिए। तो लचीलेपन का मतलब आपको पता है कि जैसे अपने कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो लचीला है, उसमें लचीलापन है। लचीलेपन का मतलब जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता हो। ठीक है, तो जैसे अपने संविधान में आसानी से अपने परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें विषय वस्तु जो है करिकुलम में किसी भी विषय का, उसके अंदर जो विषय वस्तु रखी गई है उसमें भी लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, अब लचीलापन होने का मतलब ये है क्योंकि एक ही कक्ष में बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि एक ही कक्षा के अंदर जो बच्चे हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और संवेगात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि सभी बच्चों का जो है IQ होता है, जो जिसको अपनी बुद्धि लब्धि कहते हैं, वो अलग अलग होती है। ठीक है, शारीरिक रूप से भी बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे शारीरिक रूप से जो है विकलांग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता ही है। और संवेगात्मक रूप से भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ बच्चों के संवेग जो है वो नियंत्रण में होते हैं, कुछ बच्चों के संवेग जो है वो नियंत्रण में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे क्रोध, प्यास, भूख, इन पे कुछ बच्चों का नियंत्रण नहीं होता। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। अब जो पाठ्यचर्या का निर्माण करना है उसके अंदर इस व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो विषय वस्तु के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सके। विषय वस्तु में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करें। कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए जो सामान्य बालकों के लिए उपयोगी हो, उनको भी आसानी से समझ आ सके। और कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, सामान्य से भी नीचे स्तर के हैं, उनको भी समझ आ सके। तो तीसरी बात लचीलेपन के अंदर ये भी आ जाती है भी पाठ्यक्रम जो है, जो पाठ्यचर्या है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पाठ्यचर्या बना दी, विषय वस्तु तैयार कर दी, उसको लंबे समय तक अपने चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यचर्या में समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता रहती है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता हो। जैसे
पाठ्यचर्या जो है हर 3 या 4 साल बाद उसमें कुछ नई विषय वस्तु को जोड़ दिया जाता है, जो अनावश्यक होती है उसको हटा दिया जाता है। और इसलिए कक्ष के अंदर जब शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को, पाठ्यचर्या के अंदर जो विषय वस्तु है उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार और बच्चों की आवश्यकता अनुसार वो परिवर्तन कर सकता हो, ऐसा पाठ्यचर्या के निर्माण के समय ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी को कहते हैं लचीलेपन का सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या के अंदर लचीलापन होना चाहिए, शिक्षक के लिए भी बच्चों के लिए भी, ताकि बच्चों के अनुसार परिवर्तन किया जा सके और शिक्षक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सके। इसके बाद है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता किसकी उपयोगिता? करिकुलम की, पाठ्यचर्या की। तो पाठ्यचर्या जो है इसकी उपयोगिता के सिद्धांत का मतलब है कि जो पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा, जो करिकुलम तैयार किया जाएगा किसी भी विषय का हो, तो उसके अंदर उपयोगिता का सिद्धांत लागू करना है। उपयोगिता का सिद्धांत का मतलब भी उसमें जो विषय वस्तु रखनी है वो बच्चों के जीवन में उपयोगी हो। ठीक है। अब बच्चे जो है कक्षा के अंदर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके अलावा कक्षा के बाहर स्कूल में सहशैक्षिक गतिविधियों के अंदर भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो करिकुलम के अंदर पाठ्यक्रम, ठीक है, प्लस सहशैक्षिक गतिविधियां दोनों ही आ जाती हैं। इसलिए जो विषय वस्तु रखनी है और सहशैक्षिक गतिविधियां रखनी है वो इस प्रकार की रखनी है कि उनसे जो बच्चे को ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान उसके जीवन में उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में भी भविष्य में भी, ताकि वो उस विषय वस्तु से जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको अपने जीवन में उपयोगी कर सके। क्योंकि विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके बच्चा जो है अपना रोजगार भी चला सकता है। ठीक है। अगर वो राजकीय सेवा में नहीं जा सकता तो वो अपना जो है निजी व्यवसाय भी कर सकता है, अगर विषय की उपयोगिता होगी। क्योंकि अगर विषय का उसको अच्छे से ज्ञान होगा तो वह उस विषय के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता है। तो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए पाठ्यचर्या के अंदर, करिकुलम के अंदर, कि उसका जो करिकुलम का जो ज्ञान है वो उसके बच्चे के जीवन के अंदर उपयोगी सिद्ध हो सके। इसके बाद अगला पॉइंट अपने पास रहता है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभव होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं जो वो उनका उपयोग अच्छे से हो सके, पाठ्यचर्या के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो पाठ्यचर्या जो है इसको जब तैयार किया गया जीव विज्ञान की पाठ्यचर्या को, तो इसके अंदर अनुभव जो है उनको भी स्थान दिया जाना चाहिए। अब जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव का मतलब ये होता है कि अपने समय किसी क्रियाकलाप को या किसी घटना को देखा है या महसूस किया है या अपने समय के साथ घटित हुई है, तो वो अपना एक अनुभव बन जाएगा। ठीक है। तो उस अनुभव को हम फिर दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर पाठ्यचर्या के अंदर जो अनुभव है वो सामान्य लोगों के या बच्चे के अनुभव हो सकते हैं, वो इसके अंदर समावेश किया जाना चाहिए उनका। अब वो जो बच्चे के अनुभव है वो शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं, खेल के मैदान से संबंधित भी हो सकते हैं, मनोरंजन से संबंधित भी हो सकते हैं, ठीक है ना, संगीत से संबंधित भी हो सकते हैं। तो ये जो बच्चे के अनुभव हैं सीखे हुए, उनका पाठ्यचर्या के अंदर समावेश किया जाना चाहिए। ठीक है। और वो अनुभव जो है उनको विषय वस्तु में जब समावेश करेंगे तो जो बच्चे उस विषय वस्तु को पढ़ेंगे उनका जो है अनुभवों का वो अच्छे से उपयोग अपने जीवन में भी कर सकेंगे। तो इसके बाद अब अगला अपने पास है इसके अंदर रचनात्मक व सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। तब इसके अंदर दो बातें हैं अपने पास, एक रचनात्मक और एक सृजनात्मक। ठीक है। रचनात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, जैसे अपने कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर कला होती है। ठीक है। जैसे चित्र बनाने की कला हो सकती है, ठीक है, पेंटिंग बनाने की कला हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा बच्चे के अंदर जो है वेस्ट जो कचरा है उससे कोई वस्तु बनाने की कला हो सकती है। ठीक है। और लड़कियों के अंदर जो है कपड़े के अंदर कढ़ाई कहते हैं अपने, जिसको बुनाई कह सकते हैं, ऐसी कोई कला हो सकती है। तो ये जो है
रचनात्मक शक्तियाँ होती हैं, तो बच्चों के अंदर रचनात्मक शक्तियाँ उत्पन्न हो, इससे संबंधित जो है करिकुलम के अंदर विषय वस्तु डाली जानी चाहिए। मतलब जब पाठ्यचर्या का निर्माण करना है तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर रचनात्मक शक्तियाँ विकसित हों, इससे संबंधित जो ज्ञान है वो पाठ्यचर्या के अंदर सम्मिलित करना आवश्यक है। दूसरा है सृजनात्मक शक्तियाँ। सृजनात्मकता जो होती है इसको क्रिएटिविटी कहते हैं, और सृजनात्मकता का मतलब होता है जो भी बच्चा कक्ष के अंदर या कक्षा के बाहर कहीं भी बाकी सभी बच्चों से हटकर कुछ अलग करता है, ठीक है, तो वो उसकी सृजनात्मक शक्ति को दर्शाता है। क्रिएटिव बच्चे वो होते हैं जो सभी बच्चों से हटकर अलग तरीके से किसी विषय वस्तु को प्रेजेंट करते हैं या किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो सृजनात्मक बच्चा जो है वो सामान्य बुद्धि लब्धि का भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला बच्चा क्रिएटिव ना हो और सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है। तो सृजनात्मक शक्तियों विकसित हो बच्चों में, इससे संबंधित जो ज्ञान है उसको करिकुलम के अंदर या पाठ्यचर्या के अंदर सम्मिलित करना चाहिए। या अपने कह सकते हैं पाठ्यचर्या का जब निर्माण किया जाएगा जीव विज्ञान की, तो उसमें इस प्रकार की विषय वस्तु को समावेशित किया जाएगा, डाला जाएगा जो बच्चे के अंदर सृजनात्मक शक्तियों के विकास में योगदान करेगा। तो ऐसे विषय वस्तु को इसके अंदर करिकुलम के अंदर स्थान देना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों में रचनात्मक शक्तियाँ और सृजनात्मक शक्तियाँ विकसित हो सके और उनके ज्ञान का उपयोग किया जा सके। इसके बाद अगला पॉइंट अपने पास सहसंबंध का सिद्धांत। तो सहसंबंध के बारे में मैंने सामान्य विज्ञान की एक वीडियो बनाई थी पहले कि जो है सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध। तो अपने को पता है भी कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण नहीं होता, किसी भी विषय का जो ज्ञान है उसको समझने के लिए बहुत सारे अन्य विषयों के ज्ञान की भी आवश्यकता अपने को पड़ती है। तो जब किसी भी विषय का करिकुलम तैयार किया जाएगा, पाठ्यचर्या जो है किसी विषय की बनाई जाएगी, तो उसके अंदर सहसंबंध के सिद्धांत का उपयोग करना है। मतलब उस विषय की विषय वस्तु जो है उसको समझने में अन्य जो विषय वस्तु है, अन्य विषयों की विषय वस्तु है जिसका अपने को उपयोग करना पड़ेगा या सहयोग लेना पड़ेगा, उनका भी उसके अंदर समावेश होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जीव विज्ञान जो विषय है, इसकी पाठ्यचर्या जो है, इसके विषय वस्तु इसको समझने के लिए इसके जो उपविषय होते हैं विज्ञान के, उनके ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जैसे सामान्य विज्ञान का ज्ञान हो गया, ठीक है ना, और रसायन विज्ञान के ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, भौतिक विज्ञान के ज्ञान की जरूरत भी पड़ती है। तो इन विषयों का जो ज्ञान है, ठीक है, उसका भी करिकुलम के अंदर कुछ स्थान होना चाहिए। तो किसी भी एक विषय को स्वतंत्र नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता, इसलिए किसी भी विषय का जीव विज्ञान ही नहीं, किसी भी विषय का जब करिकुलम तैयार किया जाएगा, पाठ्यचर्या बनाई जाएगी, तो उसके अंदर अन्य विषयों के ज्ञान जो है उसका भी समावेश करना चाहिए, उससे संबंधित होनी चाहिए पाठ्यचर्या, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने जो है आज डिस्कस किए आज कि जीव विज्ञान जो है करिकुलम है उसकी फॉर्मेशन करने में कौन से प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं, या अपने कहते हैं जीव विज्ञान की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन से, ठीक है। तो बाल केंद्रितता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, अगरदर्शिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत और सहसंबंध का सिद्धांत, ठीक है। तो इसके बाद इसके अभी कुछ और सिद्धांत भी हैं, वो अपने कल वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो 8 सिद्धांत मैंने करवा दिया आपको, इनको आप एक बार अच्छे से रीडिंग कर लोगे, वीडियो देख लोगे, और कोई भी समस्या रहती है तो मैसेज करके बता दोगे। थैंक यू।